हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में मैं आपको एमटीएस 2023 के इकोनॉमिक्स के 75 क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगी। एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जहाँ तक रहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात, तो उनको ये सेम पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इंग्लिश का भी मैं वहाँ पे डाल दूंगी। लेकिन आप इसको थोड़ा वाइजली यूज़ करें क्योंकि मैंने आप ही के लिए ये पेड पीडीएफ लिया है, तो इस वजह से ताकि मैं आपको रिवाइज करा पाऊँ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पीडीएफ बहुत ज़्यादा इधर उधर मत करिएगा, ये सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डेबिट कार्ड एंड ए क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ये अंतर होता है कि डेबिट कार्ड जो है मनी डायरेक्टली बैंक से आपके निकालता है, यानी डेबिट कार्ड्स विदड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, जबकि क्रेडिट कार्ड ना आपको अलाउ करता है कि आप एक निश्चित सीमा तक अपने बैंक अकाउंट से पैसा ले सकते हैं या बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy including depreciation during a specific period within the country। अब ये क्वेश्चन जिन्होंने मेरी इकोनॉमिक सीरीज देखी होगी उनको बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि जो भी आउटपुट होता है एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का, डेप्रिसिएशन को लेकर के, यानी डेप्रिसिएशन को मिला के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं एक साल में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में किसी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ट्रांसफर पेमेंट्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ट्रांसफर पेमेंट की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, वहाँ पे मैंने बताया है कि ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैंने आपको कहा था कि आप ट्रांसफ़र पेमेंट को याद रख सकते हैं कि बिना मेहनत की कमाई, जैसे कि आपके घर कोई रिश्तेदार आते हैं और जाते वक्त आपको पैसा दे जाते हैं, तो वो आप उनको बदले में कुछ नहीं देते, वो आपको बस पैसा दे के चले जाते हैं। तो ऐसा ही गवर्नमेंट भी करती है। आप गवर्नमेंट को कुछ भी सर्विसेज नहीं देते, फिर भी गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, किसी भी स्कीम के कोई पैसे हो गए, या फिर मान लीजिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता, ये सब जो सरकार देती है ये आपको सरकार वैसे ही ट्रांसफ़र करती है, आप बदले में उनको कोई सर्विसेज नहीं देते। यहाँ से आप फैक्टर पेमेंट भी याद रख लीजिएगा। फैक्टर पेमेंट आपको तब मिलता है जब आप कोई सर्विसेज में योगदान देते हो, यानी कि मेहनत की कमाई, आप जब कोई काम करते हैं तब आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फॉर एग्जांपल, लैंड पे आपको रेंट मिलता है, लेबर पर आपको वेजेस मिलते हैं, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरप्राइज से आपको प्रॉफिट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना हमारी, वो होती है फैक्टर पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, According to the census of 2011, which of the following state has the lowest literacy rate। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से सबसे कम साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें त्रिपुरा है, लेकिन अगर आपसे ओवरऑल लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछे तो वो होगा बिहार का, और अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे तो वो होगा केरला का। अगर आपसे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज में पूछे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है तो वो लक्षद्वीप का होगा, और अगर आपसे यूनियन टेरिटरीज में ही पूछे कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है तो वो दमन एंड दीव का होगा। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब सबसे साक्षर जिला, तो वो है सरचिप जो कि मिजोरम में आता है। और अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के अनुसार, तो वो हो जाएगा अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट इन दी गवर्नमेंट बजट। अब इसका भी क्लास मैंने लिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप पूरी क्लैरिटी चाहते हैं तो क्लास देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैपिटल रिसीट होता क्या है।
कैपिटल रिसीट का मतलब होता है पूंजीगत प्राप्तियां। हमारे घर में जो इनकम आती है उसको हम सैलरी वगैरह बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कमाई करती है ना उसको बोलते हैं रिसीट। लेकिन गवर्नमेंट भी दो तरीके से कमाई करती है, एक तो टैक्स या बिना टैक्स के कमाई करती है जो कि रेवेन्यू रिसीट होता है, और एक तो होता है कि गवर्नमेंट जहाँ पे अपने एसेट बेच के पैसे कमाए या फिर एसेट कम करके पैसे कमाती है तो उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड को बेचती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एसेट कम होता है, और अगर एसेट कम करके सरकार कोई पैसा कमाती है तो उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि बजट या घाटा क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो गवर्नमेंट को घाटा कब होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के खर्चे उनके रेवेन्यू यानी उनके पैसे से ज़्यादा हो जाए। हमारे घर में भी यही होता है ना कि हमारी जो सैलरी अगर 60,000 है और हमारा खर्चा अगर 1 लाख का है तो वहाँ पे घाटा तो होगा ही। तो यही होता है डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है इसमें कितनी एज तक के लोगों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से लेके 35 साल तक के लोगों को इसमें जो है शामिल किया गया है। आपका काम है कि आप DDU-GKY ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म याद रखें क्योंकि इसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे गवर्नमेंट दो तरीके से कमाई करती है ना, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट खर्चे भी दो तरीके से करती है। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये गवर्नमेंट का शॉर्ट टाइम का खर्चा होता है, या फिर आप कह लीजिए डेली भी जो सरकार खर्चा करती है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही रखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना या फिर पेंशन किसी को पर मंथ देना, तो ये जो छोटे छोटे डेली जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसको हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और अगर गवर्नमेंट कोई भी एसेट क्रिएट करती है जैसे कि स्कूल बनवाना, रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे खर्चा करती है यानी जहाँ पे कोई एसेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है तो उसको हम रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनी स्पेंट ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस। यानी कि गवर्नमेंट डेली के जो खर्चे करती है लगभग उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पैसे की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पर पेरिशेबिलिटी, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है पोर्टेबिलिटी, चौथा है यहाँ पर डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पैसे की विशेषता कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसा जो है वो पेरिशेबल नहीं होता। जैसे कि अगर आप गेहूं या चावल रखते थे ना बार्टर सिस्टम में, तो वो गुड्स होती थी जो कि पेरिशेबल इन नेचर होती थी, यानी कि वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन जो पैसा है ना वो सड़ता नहीं है, वो पेरिशेबल नहीं है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा स्टेट था जिसकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा थी और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा थी, उसी का कॉम्बिनेशन आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट में लिटरेसी रेट हाईएस्ट था केरला का एंड यूटीज़ में था लक्षद्वीप का, ये मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्राइमरीली टारगेट विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना कि भारत में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हैं वो पॉपुलेशन के किस हिस्से को टारगेट करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लो इनकम इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस।
ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये लो इनकम इंडिविजुअल जो होते हैं या फिर बहुत छोटे बिजनेस होते हैं उनको लोन देती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अ फिजिकल ईयर। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिजिकल ईयर क्या होता है। फिजिकल ईयर को हिंदी में शायद वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ईयर दैट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए जो ईयर होता है गवर्नमेंट का उसको हम बोलते हैं फिजिकल ईयर। यहाँ से आप याद रख सकते हैं जो फिजिकल ईयर होता है ना वो 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मार्च से अप्रैल तक कैसे, तो ईयर अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर फिर आपसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है और उनका डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन का मतलब कि वो करते क्या हैं। राइट आंसर हो जाएगा आउटरीच टू रूरल एरियाज़। ये रूरल एरियाज़ में पहुंचकर वहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस या लो इनकम वाले लोग होते हैं ना उनको लोन देते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं समझा पा रही होंगी, क्योंकि अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल ये वीडियो मुझे बनानी थी तो मैं आज बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वॉज द ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रूरल यूथ को उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ट्रेनिंग का स्कीम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1979 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए कितनी पुरानी स्कीम है, फिर भी इन्होंने पूछा है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इसको। और ये ना आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था जिसका लिंगानुपात सबसे कम था। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ पे दमन एंड दीव का भी है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनियन टेरिटरीज का भी ऑप्शन दिया है, इस वजह से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट अगर आपसे पूछे कि सेक्स रेशियो कहाँ का था तो वो जहाँ की हाईएस्ट लिटरेसी थी यानी कि केरला का। क्वेश्चन नंबर 16, द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द SHG बैंक लिंकेज मूवमेंट वॉज स्पीयर हेडेड बाई डैश विथ सपोर्ट फ्रॉम RBI। स्पीयर हेडेड का मतलब होता है ना कि किसने वो स्टार्टिंग किया। ये क्वेश्चन CGL, CHSL, स्टेनो मतलब हर जगह ये पूछा जा चुका है कि SHG और बैंक लिंकेज प्रोग्राम कौन लेकर के आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। इन्होंने ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंक किया था और किसके सपोर्ट से किया था ये भी आप याद रखेंगे कि RBI के सपोर्ट से इन्होंने किया था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि नाबार्ड जो है वो 1982 में बना था शिवरमन कमेटी के कहने पर। अगर बात करें RBI की तो वो 1 अप्रैल 1935 में बना था यंग हिल्टन कमीशन के कहने पर। RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के तो वो थे CD देशमुख। और अगर हम बात करें कि RBI का हेडक्वार्टर जब वो बना था तो वो कोलकाता में था, बट बनने के 2 साल बाद यानी कि 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेबी किस ईयर में बना था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है और आप अगर मुझे बताएंगे ना, सर्च करके ही भले बताइए, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ डायमेंशन रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा है ना कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं ये सस्टेन कर रही हैं, तो किस वजह से। राइट आंसर हो जाएगा डिपेंडेंसी ऑन डोनर फंडिंग, यानी जो डोनर है जो इसमें पैसा लगाते हैं या जो लोग पैसा मिलके इकट्ठा करते हैं उसी से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सस्टेन कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनकी जो कमाई होती है उसको हम बोलते हैं रिसीट और हिंदी में उसको बोलते हैं प्राप्तियाँ। मैंने आपसे बताया था ना कि गवर्नमेंट 2 तरीके से कमाई करती है, एक तो टैक्स या बिना टैक्स के यानी कि कोई सर्विसेज देके, तो उसको हम रखते हैं रेवेन्यू रिसीट में। लेकिन अगर सरकार अपने एसेट बेच के या फिर कहीं लायबिलिटी अपना कम करके या कहीं से उधारी लेके अगर पैसे लेकर के आती है तो उसको हम बोलते हैं ना कैपिटल रिसीट। तो उसमें भी 2 तरीके से कमा सकती है, एक तो या तो उधार ले ले या फिर अपना एसेट बेच दे।
तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट कौन है, यानी कि गवर्नमेंट जब पैसे लेकर के आती है कैपिटल रिसीट के अंदर, तो उसमें से कौन सा ऐसा रिसीट होगा कैपिटल वाले में ही जो कि डेट क्रिएट ना करे, यानी कि कर्जा क्रिएट ना हो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड, यानी गवर्नमेंट अपनी अगर ज़मीन बेच दे तो वहाँ पे उसका एसेट कम हो जाएगा, उसको पैसे तो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये पैसा हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में और इससे डेट क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि गवर्नमेंट पे कोई कर्जा नहीं होगा। आप इसको खुद पे सोचिए कि अगर आप अपनी ज़मीन बेच के पैसा लेके आते हैं घर, तो आपका एसेट भले कम हो गया बट आप पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी स्टेट्स वर सेलेक्टेड इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों को सेलेक्ट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 स्टेट को सेलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 6 कम्युनिकेशन मेल चैनल्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए 6 मेल चैनल्स हैं इंडिया में, उसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंथली चैनल जो है ये कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट रेफर टू इन बैंकिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है कि ये ब्याज होता क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन ए लोन और डिपॉजिट, यानी आप जो बैंक में मूलधन जमा कराते हैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। इसका मतलब यह है ना कि जनसंख्या घट गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नागालैंड में जो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी, और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए, अब आपसे कैपिटल रिसीट पूछ चुका, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट किसी एसेट को क्रिएट करने में पैसे खर्च करती है उसको हम रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फॉर एग्जाम्पल रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना या फिर हॉस्पिटल या स्कूल बनवाना, तो इन सब को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनी स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी। यहाँ पर कह रहा है कि इकोनॉमी में ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं इसको हिंदी में, इनका रोल क्या होता है, इनका काम क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब ये भी मैंने पढ़ाया है मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज़ में कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है, बट यहाँ पे मैं अब ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स ही वहाँ पे कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको लगाकर आप कोई सामान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केक बनाते हैं तो उसमें मैदा, चीनी या जो चीज़ें भी लगती हैं, ब्रेड वगैरह, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। और जो फाइनल आपका बनता है जैसे कि केक, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। तो मान लीजिए अगर आपने एक बार चीनी या फिर मैदा या फिर जो आपका ब्रेड वगैरह है उसका भी प्राइस एक बार आपने जोड़ लिया और दोबारा आपने केक का भी प्राइस जोड़ लिया, तो इसका मतलब आपने डबल काउंटिंग कर दिया, यानी एक ही चीज़ों की वैल्यू 2 बार काउंट कर ली। इसी वजह से कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल और केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी अगर हम केवल फाइनल गुड्स को लेंगे तभी हमें रियल पता चल पाएगा कि इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है या कितना प्रोडक्टिविटी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द एक्रोनिम ATM स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपसे ATM का फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ये, और ये तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी MFI को कह रहा है
सूक्ष्म वित्तीय संस्थान को सबसे अच्छा कौन डिफाइन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये बिना प्रॉफिट की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन लोगों को वित्तीय सहायता देती है जिनकी इनकम बहुत कम है या जो बहुत छोटे बिजनेसेस को ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में होते हैं उनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेश, यानी ये जब सबको सहायता करते हैं यानी कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रदान करते हैं उन पॉपुलेशन को जो कि बैंक में अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाती या फिर उनके पास कोई चीज़ होता नहीं है कि वो गिरवी रख के लोन वगैरह ले लें, क्योंकि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं अगर आपको लोन वगैरह लेना है। तो ये जो है उनकी सहायता करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं जिससे कि पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन को भी थोड़ी सी राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन मेल चैनल इन इंडिया? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सा कम्युनिकेशन मेन चैनल है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन चैनल। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी पर्पस यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल्स। अब ये क्वेश्चन यहीं पे देखिए 2-3 बार रिपीट हो गया, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसफर पेमेंट इन रिलेशन टू पर्सनल इनकम? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ट्रांसफर पेमेंट का पर्सनल इनकम से कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है और फैक्टर पेमेंट क्या होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट जो कि गवर्नमेंट आपको करती है बिना कोई सर्विसेज दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफ़र पेमेंट आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, यानी कि आपकी पर्सनल इनकम में ही वो जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं यानी आपको किसी स्कीम के तहत कोई पैसा मिला है, ट्रांसफ़र पेमेंट मिला है, तो वो आपकी पर्सनल इनकम में जुड़ जाएगा। ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट? यहाँ पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर से रिपीट हुआ है, बट वहाँ पे पूछा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। राजस्व व्यय का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो डे टू डे खर्चा करती है या पर मंथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देती है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। आप बस एक चीज़ याद रख लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऐसा खर्चा होता है जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करती है, जैसे कि स्कूल, बिल्डिंग या हॉस्पिटल वगैरह बनवाना। उसके अलावा गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी? अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मनी होता है यानी जो पैसा होता है इकोनॉमी में, उसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। मनी जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि क्या काम होता है उनका, तो ये एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। इसका मतलब आप मनी एक्सचेंज करेंगे यानी सामने वाले को आप पैसे देंगे तो उसके बदले में आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप द टोटल इनकम्स अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस इन एन इकोनॉमी? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम अगर अपने कंट्री के सारे लोगों ने जो इनकम कमाई है उसको जोड़ दें और हमारे बिजनेस वगैरह जो है उन्होंने जो कमाया है उसको जोड़ दें, तो ये कौन सा तरीका होगा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का? तो यहाँ पे हम इनकम जोड़ रहे हैं ना, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये इनकम मेथड होगा। जो हमारा नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट नाम का कोई मेथड नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज पर्सनल इनकम, यानी व्यक्तिगत आय हम किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस, यानी कि आपकी टोटल कमाई टैक्स देने से पहले जो होती है उसको हम बोलते हैं कि आपकी वो टोटल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा की सैलरी अगर 1 लाख पर मंथ है तो वो जो 1 लाख है उन्होंने अभी टैक्स नहीं पे किया है, लेकिन वो जो 1 लाख है उनका टैक्स देने से पहले वो होता है पर्सनल इनकम। और अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो टैक्स वगैरह कटने के बाद जो सैलरी आपके पास बचती है खर्च करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्वेश्चन नंबर 36, द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 में लॉन्च किया था। मतलब बहुत पुरानी स्कीम्स यहाँ पर पूछी गई हैं, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त लोगों ने जितना खर्चा किया है उसको जोड़ के राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो उसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगर हम सबका खर्चा जोड़ते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी की कमाई किसी का खर्चा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं और आपने 100 रुपये का कोई सामान लिया, तो मैंने आपसे पूछा कि आपका खर्चा कितना है, तो आप बोले 100 रुपये, और मैंने दुकान वाले से पूछा कि तुम्हारी कमाई कितनी है, तो वो बोलेगा कि इन्होंने मुझे 100 रुपये दिए हैं, यानी कि 100 रुपये। तो इसी की वजह से ये जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है ना, इससे भी हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसी का खर्चा किसी की कमाई होती है। तो अगर आप खर्चा जोड़ के भी नेशनल इनकम निकालते हैं तो आंसर आपका सेम आता है। जब आप इनकम मेथड से निकालेंगे तब भी वही आएगा, वैल्यू एडेड मेथड से निकालेंगे तब भी वही आएगा। यानी 3 हमारे पास तरीके होते हैं और तीनों से आंसर सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 38, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल लोन टू लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़, यानी ये छोटे बिजनेसेस एंड कम आय वाले जो लोग होते हैं उनको लोन देती हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। इसका मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है कितने पैसे कमा रही है, कितने खर्च करेगी 1 साल के अंदर अंदर, तो वही होता है गवर्नमेंट बजट। और एक बार क्वेश्चन सीजीएल में पूछा था कि ये जो होता है खर्चा गवर्नमेंट का, तो वो रियल होता है या फिर एस्टिमेटेड? तो ये एक्सपेक्टेड होता है, यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार में अंदाज़ा लगाते हैं ना कि इस बार इतनी सैलरी आएगी तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट इतने बड़े देश को चला रही है तो वो ऐसे थोड़ी ना बता पाएगी कि हाँ एग्जैक्ट इतने रुपीज़ लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें एस्टिमेटेड होती हैं, अनुमानित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म कोलेट्रल इन द बैंकिंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? तो कोलेट्रल का मतलब होता है ना कोई सामान जो हम गिरवी रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन एसेट प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। इसका मतलब ये होता है ना कि आप मान लीजिए लोन लेने गए बैंक में और आपने अपने प्रॉपर्टी के कागजात वहाँ पे गिरवी रख दिए ना, तो उसी को हम बोलते हैं कि आपने कोई एसेट वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रख दिया है कि अगर मैं लोन नहीं पे करूँगा तो बैंकों के पास हक है कि वो अपना लोन रिकवर करें आपके प्रॉपर्टी या कहीं से भी, तो उसी को बोलते हैं कोलेट्रल।
क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेविंग अकाउंट। यहाँ पे कह रहे हैं बचत खाता जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी कि आप जो है सेविंग अकाउंट में पैसे इसलिए जमा कराते हो ताकि आप जो डिपॉजिट वहाँ पे करा रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, ब्याज मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 43, According to the Census of India 2011, the female literacy rate was recorded as। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 65.46% जो है फीमेल लिटरेसी रेट था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 44, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सी बॉडी है इंडिया में जो कि इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है, यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो होती है वो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज नोन एज। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है कि एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कौन सा एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश को बढ़ावा देती हैं। इसका मतलब ये है ना कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि वो बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें, जाके लोन लें हमारे कॉमर्शियल बैंक से, तो उनकी ये सहायता करती हैं। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम थी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। ये जो है बैंक भले लिखा है बट ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। बाकी HDFC तो कॉमर्शियल बैंक है, SBI भी बैंक है, ICICI भी एक कॉमर्शियल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पर आपसे पूछा है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। पहला अगर पूछे तो केरला। क्वेश्चन नंबर 50, फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट को और किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को आपको प्रोड्यूस करने में कितना जो है अमाउंट लगा, उसी को बोलते हैं हम इनपुट कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेवेन्यू रिसीट यानी कि राजस्व प्राप्ति का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट लिखा है, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिसीट में दो तरीके से कमाई करती है। पहला तो टैक्स लगाकर, दूसरा नॉन टैक्स से भी सरकार कुछ पैसे कमाती है। जैसे कि आप रेलवे की सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट आपको देती है और उसका जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। आपका कोई फ़ाइन लगता है, कोई पेनल्टी लगती है या फिर आपका चालान कटता है या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई भी फीस वगैरह भरते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की कमाई ही होती है और गवर्नमेंट उसको बिना टैक्स लगाए कमाती है। तो इसी वजह से वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है। तो दो तरह के रिसीट जो है रेवेन्यू रिसीट में रखे जाते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि टैक्स और बिना टैक्स के गवर्नमेंट जो कमाई करती है वो रेवेन्यू रिसीट में हम रखते हैं। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है तो उसमें से रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम ए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज।
क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों को लोन देना और वो जो पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में उसको जमा करना। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन द ट्रांसबाउंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी एंड डेप्रिसिएशन आर इंक्लूडेड इनटू अकाउंट द एग्रीगेट मेजर इज नोन एज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि अगर हम अपने केवल कंट्री का नहीं लेते, कंट्री के बाहर का भी लेते हैं, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि कंट्री के अंदर का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे इंडियन कंपनी भी होती है और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की भी कंपनी होती है, तो जितना प्रोडक्शन हमारी कंट्री के बाउंड्री में होता है उसको तो जीडीपी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे ही जो नेशनल्स हैं, यानी हमारे नागरिक किसी और कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन हमें यहाँ पर जोड़ना होता है और जो विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही हैं उसको हमें माइनस करना होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स आफ्टर टैक्सेज एंड अदर डिडक्शन, यानी कि टैक्स वगैरह कटने के बाद आपके हाथ में जो पैसे खर्च करने के लिए बचते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्वेश्चन नंबर 55, विच इंस्टीट्यूशन मेनली प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को वित्तीय सहायता और सपोर्ट कौन देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनको देता है सहायता स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सीडीबी जो है इनको सहायता देता है। ये लो इनकम वाले लोगों को सहायता देते हैं, बट इनको सहायता देता है सीडीबी। सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1990 में सीडीबी बना था, तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कॉमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, यानी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं हमारे आसपास जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, उनका इनकम का सोर्स क्या होता है, मतलब उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि हमारा पैसा जो उसमें जमा होता है ये वही पैसा किसी और को लोन पे दे देते हैं और जितना इंटरेस्ट हमें मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो उनसे चार्ज करते हैं जिनको ये लोन दे देते हैं। तो उस इंटरेस्ट का जो कमाई होता है कुछ तो ये हमें देते हैं, बाकी ये खुद रखते हैं। तो वही है इनकी कमाई का सोर्स, यानी इंटरेस्ट ये कमाते हैं दूसरों के लोन पर। क्वेश्चन नंबर 57, द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP इज़ अ वेलफेयर प्रोग्राम बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये कल्याणकारी प्रोग्राम है और इसको कौन सी जो मंत्रालय है भारत सरकार की वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ ए प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है भारत में उसमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट में मैंने ये भी आपको पढ़ाया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब होता है। तो बैलेंस्ड बजट को हिंदी में बोलते हैं संतुलित बजट, यानी कि आपका खर्चा आपके इनकम के बराबर हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। अब एक चीज़ आप यहाँ से ये भी याद रख लीजिए कि अगर आपकी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट, यानी कि ये घाटे वाला बजट है। अगर आपकी जितनी कमाई है उतना ही खर्चा है तो ये होता है आपका बैलेंस्ड बजट, यानी सब कुछ संतुलन में है। अगर मान लीजिए आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, उसकी तुलना में आपका खर्चा बहुत कम है, तो वो होता है सरप्लस बजट, यानी कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, सरप्लस में है।
क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दी गवर्नमेंट बजट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पूंजीगत व्यय जो है सरकार का वो कौन सा है जो एग्जाम्पल दिया है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप याद रखिए कि गवर्नमेंट जब लॉन्ग टर्म में खर्चा करती है, यानी कि रोड बनवाना, ब्रिज, हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह जब बनवाती है सरकार, या फिर कोई एसेट क्रिएट करती है, तब जो खर्चे होते हैं उसको हम रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परचेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी यहाँ पे सरकार मिलिट्री के लिए कोई इक्विपमेंट खरीद रही है तो ये एसेट क्रिएट कर रही है और लॉन्ग टर्म का खर्चा है ये, तो इसको हम कहेंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड इन केरला। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ना कि केरला की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 94%। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डज द टर्म ओवरड्राफ्ट मीन इन बैंकिंग। यहाँ पर कह रहे हैं कि बैंक की टर्म में ये ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी, यानी कम समय के लिए आपको जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान PMGKRA was launched in the year 2020 by which ministry of the government of India। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये 2020 में लॉन्च हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 65, हु सेड दी फॉलोइंग, मनी इज व्हाट मनी डज। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है किसने बोला था कि पैसा वही है जो पैसा करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर वॉलकर ने ये बोला था, मनी इज व्हाट मनी डज। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लॉन्च्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लॉन्च की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का कौन सी विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल सर्विसेज टू डिसएडवांटेज्ड पीपल। ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं उन लोगों को जो कि डिसएडवांटेज्ड लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड इन बिहार। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार है उसकी जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना में वो बहुत ज़्यादा था। राइट आंसर हो जाएगा 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, और बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। निम्नलिखित में से मनी का यानी कि पैसे का कौन सा कार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बार्टर सिस्टम, क्योंकि बार्टर सिस्टम को दूर करने के लिए ही मनी आया था। क्वेश्चन नंबर 70, विच डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट कितने उधार लेगी। राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट कितने उधार लेगी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसका मेन काम क्या होता है, प्रमुख काम क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी आपकी कितनी आय है, कितना खर्चा है, वो सारा बैंक स्टेटमेंट होता है ना, उस पर लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 72, वाई आर इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों नहीं गिनते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स वुड रिजल्ट इन डबल काउंटिंग, यानी इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो दो बार वही प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा और सही वाली नेशनल इनकम आपको नहीं मिलेगी,
केक का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्पोजेबल इनकम इन रिलेशन टू पर्सनल इनकम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है और जो आपकी पर्सनल इनकम होती है उसमें कौन सा संबंध सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज लेस देन द पर्सनल इनकम। इसका मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम होती है यानी टैक्स कटने के बाद जो आपके पास पैसे खर्च करने के लिए बचते हैं, जिसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो हमेशा आपकी पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय से कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स कटने से पहले वाले को हम बोलते हैं और जब टैक्स वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जाहिर सी बात है डिस्पोजेबल इनकम हमेशा पर्सनल इनकम से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 74, विच कर्व एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ मनी वेज चेंजेस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्व अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और उनको जो मनी वेज है, मजदूरी जो मिलेगा, उसमें संबंध बताती है। तो कौन सा कर्व यहाँ पे संबंध बताती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिप्स कर्व जो है अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ मनी वेज के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो बताती है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं दिया है। राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, क्योंकि ये ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ये था आपका 75 क्वेश्चन जो कि एमटीएस में पूछा है एंड मैं गारंटी देके कह सकती हूँ अगर आप इसको लास्ट मिनट पे रिवाइज करके जा रहे हैं तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में एज मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही हूँ और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।